Hello everyone. Today we are going to discuss the free trade advantages and disadvantages. हम लोग आज बात करने चल रहे हैं कि व्हाट इज फ्री ट्रेड क्या है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, जैसे उसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है। देयर आर टू पोर्शंस, फ्री ट्रेड एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। तो फ्री ट्रेड क्या होता है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस में टैरिफ, कोटा, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीजों की हम लोग इसमें आज डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज फ्री ट्रेड। तो देन in the simplest of terms, free trade is the total absence of government policy restricting the import and export of goods and services. Free trade is the unrestricted importing and exporting of goods and services between countries. देखिए, हमने आपको एक तो चीज बताई थी कि जब स्टार्टिंग था इकोनॉमिक्स का, तो उस समय हम बात करते हैं 1776 की, जब हमने अभी आपके ट्रेड पॉलिसी पढ़ाते समय शुरू किया था। तो आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ाया था एडम स्मिथ की ट्रेड पॉलिसी, जिसको हम लोगों ने कहा था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, और रिकार्डो की ट्रेड पॉलिसी पढ़ाई थी, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, और तीसरी बात हम लोगों ने की थी फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी। तीनों थियरीज जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थी, कंपैरेटिव एडवांटेज और फैक्टर एंडाउमेंट, तीनों लोगों ने यही एक चीज कहा था कि देयर शुड नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड का मतलब केवल ट्रेड से नहीं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगता है कि जब हम एक्सपोर्ट तो करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, बट हम इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इंपोर्ट को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी इंपोर्ट को हम कम से कम करना चाहते हैं। कारण क्या था कि उस समय मर्केंटिलिज्म सिस्टम था, और मर्केंटिलिज्म सिस्टम में ये कहा गया था कि द कंट्री शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग बाय एक्वायरिंग द मोर वेल्थ, और वेल्थ का फॉर्म क्या होता था उस समय, गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर को ज्यादा से ज्यादा गेन करना था, और कैसे ये गेन किया जा सकता था, बाय हैविंग द मोर एंड मोर ट्रेड, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे। अब अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात कर लीजिए या कंपैरेटिव एडवांटेज की बात कर लीजिए, हर कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, अगर यही करना शुरू कर दे कि इंपोर्ट हम नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगे, अगर सारे लोग यही सोच लें, तो आप सोचिए कि इंपोर्ट करेगा कौन। तो अच्छा, अब इसके फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस या प्रोटेक्शनिज्म, जिसको बात हम कर रहे हैं, प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हैं, इसकी भी बात करेंगे। तो फ्री ट्रेड के क्या एडवांटेज हैं, फ्री ट्रेड करना हम चाहते हैं इसलिए कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर सके, अपने होम कंट्री के प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके, एक्सपोर्ट प्रमोशन कर सकें, और जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन होगा, then there will be employment generation, expansion of the industry, and the industry will be more competitive in the world। लेकिन अगर हम इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देंगे तो इससे क्या होगा, why we have the import restriction, यार जिसको हम ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म कह रहे हैं, कि हम अगर इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने होम कंट्री के इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे, नंबर एक, कंपटीशन से। क्योंकि अगर बाहर की कंपनीज यहाँ पर आएंगी तो हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट काफी सस्ता हो, उनके प्रोडक्ट की प्राइस कम हो, उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो, उनका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजिकल ज्यादा एडवांस हो सकता है, क्वालिटी में ज्यादा बेहतर हो सकता है,
तो हम क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों से ट्रेड को हम अपने होम कंट्री के इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इसका बेनिफिट ये हुआ कि अब देखिए यहीं पर डिसएडवांटेज आ गया कि अगर हम ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करके और होम कंट्री के इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो कभी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात नहीं करेंगे, गुड्स और सर्विसेज के इम्प्रूवमेंट की का भी बात नहीं करेंगे। जो जैसा चलता रहेगा वैसा ही चलेगा। और जब इंडस्ट्री में, तो आप लोग ये जानते हैं कि जब भी कंपटीशन बढ़ता है, when there is more competition in the industry, consumer gets always benefit from the competition। इसीलिए हमारे यहाँ मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस लाया गया है, कंपटीशन कमीशन इसीलिए बना है, कंपटीशन एक्ट इसीलिए 2001 में लाया गया था। तो फ्री ट्रेड इज द अनरिस्ट्रिक्टेड इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग बोथ। फ्री ट्रेड को ही बढ़ावा देने के लिए आपको याद होगा कि जब WTO हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ा रहे थे, तो उसके पहले गाइड बना था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड। तो टैरिफ को ना लगाएं, एक दूसरे के प्रोडक्ट पर हम इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी ना लगाएं, इंपोर्ट टैक्सेस ना इंपोज करें, एंटी डंपिंग ना इंपोज करें। तो all these are the instruments by which we have the trade restrictions। तो अगर इन सारे restrictions को हम हटा ले तो इंपोर्ट भी फ्री हो जाएगा और एक्सपोर्ट भी। मतलब कुल मिला के अगर हम ये कहें कि when we try to have the import and export without any restriction beyond the boundaries, then it is a free trade। तो फ्री ट्रेड का मतलब यही पॉलिसी आपकी जो 1776 में लेसेस फेयर की जो पॉलिसी थी, वो भी इसी बात की एडवोकेसी कर रही थी। एडम स्मिथ की चाहे एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, उन्होंने भी कहा था देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड। जो कंट्री जिसमें स्पेशलाइजेशन रखता है उसी में उसको ज्यादा स्पेशलाइजेशन रखना चाहिए। जो ज्यादा जिसको जिस चीज के प्रोडक्शन में ज्यादा स्पेशलाइजेशन हासिल, उस चीज का वो एक्सपोर्ट करे, और जिस चीज को उसको कम स्पेशलाइजेशन है उस चीज का इंपोर्ट करे। एब्सोल्यूट एडवांटेज भी यही कहता है, कंपैरेटिव एडवांटेज भी यही कहता था कि अगर आपके पास आप दो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली जिसमें आपको ज्यादा एक्सपर्टाइज है उसका आप एक्सपोर्ट करिए, और जिसमें कम एक्सपर्टाइज है उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए। तो दोनों कंट्रीज को बेनिफिट मिल जाएगा, दोनों कंट्रीज को सस्ते में सामान मिल जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, व्यापार बढ़ जाएगा, दोनों देशों का व्यापार बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। फैक्टर इंडाउमेंट थियरी की बात कर लीजिए, फैक्टर इंडाउमेंट थियरी भी ये कहता था कि अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो जिसके यहाँ लेबर ज्यादा है या जिसके यहाँ कैपिटल ज्यादा है, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करे और वो उस तरह के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर ले। जिसके यहाँ लेबर ज्यादा है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करे और वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दे। तो इससे लेबर का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, जिसके यहाँ कैपिटल ज्यादा है उसका कैपिटल यूटिलाइजेशन हो जाएगा और दोनों कंट्री को बेनिफिट मिलेगा। तो यही बेनिफिट है फ्री ट्रेड का। अब इसको हम थोड़ा सा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। द अपोजिट ऑफ फ्री ट्रेड इज प्रोटेक्शनिज्म, a highly restrictive trade policy intended to eliminate competition from other countries. Today, most industrialized nations take part in hybrid free trade agreements. Free trade agreements negotiated multinational pacts which allow for but regulate tariffs, quota and other trade restrictions. आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हाइब्रिड ट्रेड एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं। जैसे आपको हम बता दें कि अगर नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज में देखिए, नॉर्थ अटलांटिक अमेरिका की बात आप कर लीजिए, उत्तरी अमेरिकी या अटलांटिक क्षेत्र की बात कर लीजिए, तो वहां पर बना हुआ है नाफ्टा, NAFTA, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया। उसी तरीके से आपका जैसे सार्क बना हुआ है, आप लोगों को याद होगा
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क ने एक प्रपोजल दिया था साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, कि हम अपने इन 7 देशों को मिला करके, जितने मेंबर कंट्रीज हैं सार्क के, इनको मिला करके हम एक फ्री ट्रेड एरिया बनाएं, फ्री ट्रेड जोन बना लें, और इस फ्री ट्रेड जोन से हम उन्हीं एक दूसरे के कमोडिटीज पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना रखें, कोई ट्रेड पर कोई बैरियर ना लगाएं, कम से कम टैरिफ रखें, कम से कम ज्यादा से ज्यादा कोटा निर्धारित कर दें, और अदर रिस्ट्रिक्शंस जितने भी हैं, जैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के थ्रू है या एंटी डंपिंग है, तो इन सब की हम कोई भी उस पे इम्पोज ना करें। तो हाइब्रिड ट्रेड का मतलब ये होता है कि जब हम फ्री ट्रेड एरिया बनाते हैं, एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देते हैं, और इसके बावजूद कुछ चीजों पर, कुछ कमोडिटीज पर, पार्शियल कमोडिटीज पर हम इन तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे वो कोटा निर्धारित कर दिया, या कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर हम किसी भी कंट्री, मेंबर कंट्री पर लगाते हैं, तो उसको हाइब्रिड कहते हैं। यदि एक तरफ तो हम फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ कमोडिटी पर, कुछ कमोडिटी पर, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, या मान लीजिए डिफेंस सेक्टर है, हम जिनको फ्री ट्रेड के लिए नहीं ओपन कर सकते, या केमिकल्स हैं, हम उनको फ्री ट्रेड के लिए ओपन नहीं कर सकते, तो ऐसे कमोडिटीज को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ऐसी, इसी को हम कहते हैं हाइब्रिड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। फॉर एग्जांपल, हमने यही चीज अभी आपको बताया था, द नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको इज वन ऑफ द बेस्ट नोन फ्री ट्रेड एरियाज। हमने अभी आपको यही एग्जांपल दिया था, नाफ्टा का ही एग्जांपल दिया था। नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया ये एक है। यूरोपीय यूनियन भी इसी तरह का आपस में ट्रेड यूनियन बना करके उन लोगों ने तो एक यूरो करेंसी भी लॉन्च कर ली थी। आसियान इसी तरह का एक ट्रेड कोऑपरेशन है। साफ्टा की हमने बात किया, ये आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान का फुल फॉर्म होता है। तो आप देख लीजिए इसको। In 1948, the United States, along with more than 100 other countries, agreed to the General Agreement on Tariff and Trade, which was known as GATT. हमने अभी GATT की भी बात करी थी आपसे। A pact that reduced tariff and other barriers to trade between the signatory countries. In 1995, GATT was replaced by the World Trade Organization. Today, 164 countries are the member of WTO, which is accounting for 98% of all world trade along to the WTO. Despite their participation in free trade areas and global trade organizations like the WTO, most governments still impose some protectionist like trade restrictions such as tariffs and subsidies to protect local employment. हम आपको बता दें कि जैसे कई बार कंट्रीज की, जैसे लोकल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, अभी जैसे अमेरिका की बात कर लीजिए, ऑल्दो अमेरिका इज नोन टू बी द फ्री ट्रेड सपोर्टिंग कंट्री, अमेरिका को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, फ्री ट्रेड का सपोर्टर कहते हैं, फ्री ट्रेड का लीडर कहते हैं। लेकिन अभी जब ट्रंप का कार्यकाल आया था, तो ट्रंप शासन में वो प्रेसिडेंट ही इसी बात को लेकर के बने थे कि हम जितने भी आउटसोर्सिंग फर्म्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, द कंपनीज व्हिच आर गेटिंग द आउटसोर्स, वो अब वो आउटसोर्स नहीं बल्कि वो अमेरिकन लोगों के द्वारा ही उसको उस काम को किया जाएगा। यानी कोई भी कंपनी अमेरिका में अगर काम करना चाहती है तो वो किसी काम को आउटसोर्स नहीं कर पाएगी। अभी कंपनीज क्या करती थी, अपने काफी बिजनेस को खास करके कस्टमर केयर के लिए को लेकर के, या इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेकर के, या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो इंडिया वगैरह से आउटसोर्स कर लेती थी। यहाँ के इंजीनियर्स उनको सस्ते में मिल जाते थे, अमेरिकन इंजीनियर्स उनको थोड़े महंगे पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सस्ता कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में आउटसोर्सिंग करती थी। तो जो अपॉर्चुनिटीज अमेरिकन को मिलना चाहिए था, वो अपॉर्चुनिटीज कहाँ चला गया? आउटसोर्सिंग के चक्कर में चला गया इंडिया या चाइना। तो इसी को रिस्ट्रिक्ट करना क्या कहलाता है? पार्शियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। अब ये रिस्ट्रिक्शन ही तो है,
या आउटसोर्सिंग आपने बंद कर दिया, H1B वीजा में आपने कटौती कर दी। H1B वीजा में जब कटौती कर दी, कोई यहाँ से अब अमेरिका जा ही नहीं पाएगा, तो वहां जाकर के अपॉर्चुनिटीज आपके कैसे ग्रास्प करेगा, आपके अपॉर्चुनिटीज को कैसे ले लेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह की अगर जो आप कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं या कोई भी पाबंदियां लगाते हैं, तो ये पार्शियल जो है ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कहलाता है। तो जो हाइब्रिड ट्रेड, फ्री ट्रेड की बात की जा रही है कि एक तरफ तो आप फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन अब आपने कहा हम फ्री ट्रेड, फ्री रिस्ट्रिक्शन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं, हमने वीजा पर पाबंदी लगा दी। अब वीजा पर पाबंदी लगाने का मतलब ही हुआ कि आप कोई आ ही नहीं सकता। आपने क्या किया, इंपोर्ट लाइसेंस देना बंद कर दिया और कहा हम फ्री ट्रेड कर रहे हैं। तो कुछ कमोडिटीज पर, जैसे अमेरिका ने क्या किया, चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट पर उसने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब वो हाइब्रिड नहीं हो गया कि आपने चाइना के प्रोडक्ट पर इंडिया से कहा आप इंपोर्ट कर सकते हो, यूरोप से इंपोर्ट कर सकते हो, बट चाइना से इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज ए सेलेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड। तो दिस, अब जब कुछ चीजों पर, कुछ प्रोडक्ट पर, चाइना के प्रोडक्ट पर आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, दूसरे देश के ट्रेड इंपोर्ट पर आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हो, तो दिस इज ए पार्शियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, फ्री ट्रेड। इसी को हाइब्रिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सो कॉल्ड चिकन टैक्स, एक चिकन टैक्स के नाम से था, उसी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। A 25% tariff on certain import cars, light trucks and vans imposed by President Lyndon Johnson in 1963 to protect US automakers remains in effect today. चिकन टैक्स के नाम से उसको जाना गया था। चिकन का मतलब होता है किसी चीज की गर्दन मरोड़ दो। तो अपने ऑटो मेकर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उनके गर्दन को बचाए रखने के लिए उन्होंने चिकन टैक्स लगा दिया था कि इस तरह की जो चीजें, लाइट ट्रक्स, कार्स और वैन्स, जो चीजें उनके यहाँ जो compete नहीं कर पा रही थी फॉरेन मार्केट से, उनका ट्रेड उन्होंने इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और वो टैक्स या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया उसको, बल्कि उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इंपोर्ट मतलब आयात पर टैक्स लगा दिया। जैसे अपने यहाँ इंडिया की बात कर लीजिए, दीपावली में झालर, चाइनीज झालर सस्ते पड़ते हैं, इंडियन झालर महंगा पड़ता है। अब चाइनीज झालर 25 रुपए में मिल गया, इंडियन झालर आपको 40 रुपए में मिल गया। तो स्वाभाविक सी बात यह है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर चाइनीज मैन्युफैक्चरर से बराबरी नहीं कर पा रहा, उनकी कॉस्ट कम है, इसलिए उनके प्राइसेस कम है। अब अगर इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज झालर पर या चाइनीज खिलौने पर टैक्स लगा दे, तो उनकी भी प्राइस बढ़ करके क्या हो जाएगी, 40 रुपए के बराबर हो जाएगी। ऐसे में इंडियन मैन्युफैक्चरर को क्या मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया। इसी को चिकन टैक्स कहा जा रहा है। ऐसा ही टैक्स 1963 में, 1963 में अमेरिका ने लगाया था, जो आज भी है, क्योंकि वो अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को हमेशा सेव करना चाहते हैं। हमने फ्री ट्रेड थियरीज की बात करी थी, तो फ्री ट्रेड थियरीज कौन कौन सी हैं? मर्केंटिलिज्म थियरी जो हमने शुरू में पढ़ाया था, एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी, फैक्टर एंडाउमेंट थियरी। ये आपके 4 थियरीज जो हैं, ये फ्री ट्रेड थियरीज हैं। अब आते हैं हम एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड पर। फ्री ट्रेड थियरीज की एडवांटेज क्या क्या है? इट स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे करता है? फॉर एग्जांपल द ऑफिस ऑफ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एस्टिमेट्स that being a signatory of NAFTA, North American Free Trade Agreement, increased the United States economic growth by 5% annually. अब देखिए, जैसे अगर साफ्टा बन जाए तो मान लीजिए हमारा श्रीलंका के साथ ट्रेड कम हो रहा है। अब हम श्रीलंका के साथ अगर बैरियर खोल दें तो हमारा ट्रेड ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए अगर हमारा पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, अगर हम अपने बैरियर्स को खोल दें, जो आज रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो हमारा ट्रेड बढ़ जाएगा। आजकल जैसे चाइना के साथ मजे की बात आपको बता दें कि 45 टोटल जितना इंपोर्ट हम करते हैं, ये डेटा इसमें कहीं रिलेवेंट नहीं है, हम फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं,
जितना इंपोर्ट करते हैं उसका 45% अकेले हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। यू माइट बी सरप्राइज। तो अब ये हमने क्या किया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर जैसे उनके पाबंदी लगा दी, उनके बहुत सारे ऐप पर पाबंदी लगा दी, उनके बहुत सारी कंपनीज को हमने जो ऑक्शन में ठेके दिए थे वो रद्द कर दिए। तो ये क्या है, अगर फ्री ट्रेड हो जाए तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा और इंपोर्ट भी बढ़ जाएगा। अब जैसे हमने बहुत सारी कंपनीज को जो ठेके दिए थे, तो जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो घट गया, स्वाभाविक से घट जाएगा, क्योंकि हमने उन कंपनीज के ठेके रद्द कर दिए। अब वो कंपनी यहाँ आकर के और कोई एस्टेब्लिशमेंट लगा नहीं सकती है और कोई व्यापार कर नहीं सकती है, तो हमारा वो इकोनॉमी का एक्सपेंशन क्या हुआ, रुक गया। तो अगर हम किसी भी देश को, दो देशों के बीच में जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं और उससे व्यापार बढ़ता है, तो इससे इकोनॉमी ग्रो करती है। इट स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी हमारी ही नहीं ग्रो करेगी, उस देश की भी इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि जब ट्रेड हम करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे अपनी प्रोडक्ट का, वो एक्सपोर्ट करेगा हमको अपनी प्रोडक्ट का, तो दोनों का व्यापार बढ़ेगा, दोनों की कंपनीज को बेनिफिट होगा, दोनों के यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इकोनॉमी हमेशा ग्रो करेगी। इट हेल्प्स कंज्यूमर्स, हमने पहले भी आपको बताया था कि जब भी कंपटीशन बढ़ेगा तो लोअर प्राइस होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, कॉस्ट कट रिडक्शन होगा और कंज्यूमर विल बी ऑलवेज इन द बेनिफिट। इट इंक्रीजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमने अभी भी यही कहा कि जैसे चाइना से अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो तभी आएगा, जैसे 1991 के पहले की बात अगर देखें आप, तो 1991 के पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कम आता था। जब हमने अपने कैपिटल अकाउंट को और करंट अकाउंट को कन्वर्टेबल करना शुरू कर दिया, एनी रिस्ट्रिक्शंस हटाना शुरू कर दिया, अब आप सोचिए अगर कोई भी बाहर की कंपनी आए, हुंडई आए यहाँ पर, और आप कहा तो साउथ कोरिया से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो हुंडई आकर के यहाँ पर मान लीजिए कोई फर्म लगाना चाहती है, तो वो रॉ मटेरियल तो अब साउथ कोरिया से मंगाएगी ना, तभी तो टेक्नोलॉजी आएगा। अब टेक्नोलॉजी वो मंगाने ही नहीं पा रहा है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आप लगा के बैठे, तो देन व्हाई ही विल कम हियर टू एस्टैब्लिश द फर्म इन इंडिया। अभी सरकार ने देखिए, जैसे ही चाइना के अगेंस्ट में पूरा विश्व जाना शुरू हुआ, सरकार ने क्या किया, उस चीज का बेनिफिट उठाने के लिए फटाफट क्या किया, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के सारे देशों की कंपनीज को सरकार ने फटाफट क्या करना शुरू कर दिया कि अट्रैक्ट करने के लिए उनको बहुत सारे टैक्सेस में छूट देना शुरू कर दिया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंस में छूट देना शुरू कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स में छूट देना शुरू कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स को बढ़ा दिया। तो इसीलिए, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाता। फ्री ट्रेड जब भी होगा, अब जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, डिफेंस सेक्टर था, डिफेंस सेक्टर में पहले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% था, अभी सरकार ने कर दिया है 100%। स्वाभाविक है, बाहर की कंपनियां आएंगी, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ का बढ़ेगा। ऑटोमेटिक रूप से डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से 49% था, अभी सरकार ने उसको भी बढ़ा दिया है कि अब 74% तक ऑटोमेटिक रूप से आ सकते हैं। इसके बाद आपको अगर आना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो स्वाभाविक है कि अगर इस लिमिट को आपने बढ़ाया है तो इन्वेस्टमेंट आपका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो दीज आर ऑल द पॉलिसी डिसीजंस व्हिच impact the free trade decisions and economy. It reduces government spending. अब government often subsidize local industries like agriculture for their loss of income due to export quota. Once the quota are lifted, the government tax revenue can be used for other purpose. अब जैसे देखिए, अभी क्या होता है, अपने यहाँ के किसानों को या अपने यहाँ के ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती। जैसे अगर आप कॉटन का इंपोर्ट करना चाहे, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट तो फ्री है, इंपोर्ट करना चाहे तो आप नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि कॉटन का जो प्रोडक्शन अपने यहाँ होता है ये हाई कॉस्ट पर होता है, अपने यहाँ का कॉस्ट ज्यादा है। बाहर से अगर आप चाहें कि हम इंपोर्ट करके और
उस कम कॉस्ट पर प्रोडक्शन करना शुरू कर दें, तो स्वाभाविक है आपके यहाँ का जो प्रोड्यूसर है वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में सरकार को सब्सिडी देनी पड़ जाती है। अब WTO नॉर्म में सरकार उन पर रिस्ट्रिक्शन तो लगा नहीं सकती, इंपोर्ट लगा पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, तो ये क्या होगा, इट विल बी अगेंस्ट द नॉर्म ऑफ WTO, तो सरकार सबको सब्सिडी देनी पड़ती है। अब अगर सब्सिडी को सरकार कम कर दे, अगर इंपोर्ट कोटा सॉरी ये रिड्यूस कर दे स्पेंडिंग को, सब्सिडी देना कम कर दे, तो इस सब्सिडी को सरकार कहीं और खर्च कर सकती है, वेलफेयर की स्कीम पर खर्च कर सकती है या और किसी चीज के प्रमोशनल स्कीम पर खर्च कर सकती है। इट इनकरेजेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हमने आपको बताया था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से कॉस्ट रिडक्शन होता है, और कॉस्ट रिडक्शन से बेनिफिट सबसे ज्यादा ये होता है कि the consumer always get the good commodities and they always had the cheaper product at the cheaper price. Now disadvantage of free trade, what are the disadvantages? कुछ सारे एडवांटेज ही नहीं गिनाना चाहिए, कुछ डिसएडवांटेज भी है फ्री ट्रेड के। It causes job loss through outsourcing, स्वाभाविक से जो हमने जैसे अभी अमेरिका का एग्जांपल लिया था, जो जॉब अमेरिकन के लिए अवेलेबल होना चाहिए था वो अब अमेरिकन कंपनीज क्या करती हैं, आउटसोर्सिंग के थ्रू चाइना से या इंडिया से उसको फुलफिल कर लेती हैं, क्योंकि यहाँ के इंजीनियर सस्ते पड़ते हैं। तो ये क्या हुआ, जॉब लॉस हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट, होम कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो फ्री ट्रेड से या तो आपके यहाँ पर लोग इतने स्किल्ड हों और लो वेजेस पर काम करने के लिए तैयार हों, otherwise they will lose the job. It encourages the theft of intellectual property, ये भी एक बड़ी बात होती है। कई बार अमेरिका ने बहुत सारे देशों पर लगाया है कि आप हमारे प्रोडक्ट की डुप्लीकेसी कर लेते हैं, हमारे प्रोडक्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को सिक्योर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे उसने भारत पर तो 1991 में स्पेशल और सुपर 301 लगाया था। अभी 2020 की बात बता रहा हूँ, मई की बात बता रहा हूँ, अमेरिका ने अभी निगरानी सूची में रखा हुआ है भारत को, भारत, चीन और सहित 20 देशों को निगरानी सूची में रखा है। Since they are alleging that these governments are not able to protect the intellectual property right of America, तो हमेशा देश एक दूसरे के टेक्नोलॉजी की कॉपी करते ही हैं और ये होता ही है। इट अलाउज फॉर पुअर वर्किंग कंडीशंस, ये थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज क्या करते हैं कि जनरली वर्किंग कंडीशंस को लेकर के उतने अवेयर नहीं होते हैं, और चूंकि आउटसोर्सिंग के थ्रू जब फ्री ट्रेड हो जाता है तो वो उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और उस अपॉर्चुनिटीज को पूरा करने के लिए या उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए वो एन के प्रकार चाहे 8 घंटे के बजाय 10 घंटे काम करना पड़े, अब फॉरेन का ऑर्डर मिला हुआ है तो उस फॉरेन के ऑर्डर को सप्लाई देने के लिए वो क्या करेंगे, वर्किंग आवर्स का ध्यान नहीं रखेंगे, किसी भी कंडीशन में काम करवाएंगे। तो दिस इज ऑलवेज हैपनिंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज जनरली। इट कैन हार्म द एनवायरनमेंट, emerging countries have always this kind of problem, always environment, आज जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आई है वो इसी फ्री ट्रेड की वजह से आई है कि मोर एंड मोर प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट की बात लोग कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, या और जो कार्बन का प्रोडक्शन है, कार्बन का उत्सर्जन है, वो बढ़ता जा रहा है और उससे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होता जा रहा है। और थैंक्स टू कोविड-19 इसने थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को थोड़ा कम कर दिया है, और लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, धीरे धीरे मार्केट इकोनॉमीज ओपन हो रही है, वैसे वैसे फिर से ग्लोबल सॉरी मीटिंग शायद रीस्टार्ट हो गई, तो देन
Please join again the meeting.